नमस्कार। आज हम आपको कंपनी अकाउंट्स के अंतर्गत इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ऋण पत्र से क्या आशय है। कंपनी का जब निर्माण किया जाता है तो कंपनी की पूंजी संरचना में दीर्घकालीन पूंजी के रूप में दो प्रकार की पूंजी होती है। पहली अंश पूंजी, दूसरी ऋण पूंजी। ये ऋण पूंजी जो है वो दीर्घकालीन होती है और ये ऋण के रूप में प्राप्त की जाती है। इसी के अंतर्गत ऋण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो कंपनी ने दीर्घकालीन ऋण लिया है उसके संबंध में कंपनी द्वारा अपनी सार मुद्रा के अंतर्गत निर्गमित एक ऐसा प्रमाण पत्र जो सामान्यतः कंपनी की संपत्तियों से चल प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं। इन ऋण पत्रों पर निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। यदि आवश्यकता हो तो कंपनी के समापन से पूर्व इन ऋण पत्रों की राशि को वापस ऋण पत्रधारियों को लौटाया भी जा सकता है, जिसको अपन ऋण पत्रों का शोधन के नाम से जानते हैं। तो ऋण पत्र आपके ऋण पत्रों की विशेषताएं भी इसी के आधार पर हैं कि ऋण पत्र जो कंपनी के द्वारा ऋण लिया गया है उसकी पावती का एक प्रमाण पत्र है जो कंपनी की सार मुद्रा द्वारा प्रमाणित होता है। प्रत्येक ऋण पत्र एक अंकित मूल्य का पूर्व निर्धारित अंकित मूल्य का होता है। इन पर निश्चित दर से लाभ ब्याज का भुगतान किया जाता है। ब्याज की दर भी पूर्व निर्धारित होती है। ऋण पत्रधारियों को सामान्य अंशधारियों के समान मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस ऋण की राशि को यानी कि ऋण पत्रधारियों को निश्चित समय के बाद इनके ऋणों का भुगतान भी किया जा सकता है। ये ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों के चल प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं। ये कंपनी की विशेषताएं साधारणतया कंपनी की जो भी आपकी परिभाषा है उस परिभाषा के में जो भी आपने लिखा है उसके प्रत्येक भाग के अपन टुकड़े कर दें, वही आपकी विशेषताएं हो जाती है। अपन देखते हैं ऋण पत्र कितने प्रकार के आपके हो सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर पंजीकृत ऋण पत्र रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, ऐसे ऋण पत्रधारी जो कंपनी की पुस्तकों में जिनका नाम एवं पता दर्ज है वो आपके पंजीकृत ऋण पत्र कहलाते हैं। और ऐसे ऋण पत्रधारी पंजीकृत ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। निश्चित तिथि पर ब्याज का भुगतान इन्हीं ऋण पत्रधारियों को किया जाता है। इनका यदि हस्तांतरण किया जाता है तो हस्तांतरण प्रलेख के माध्यम से ही ये हस्तांतरण होगा।
यानी कि यदि इस तरह के ऋण पत्रों को यदि बेचा जाता है तो बेचान तभी वैध होगा जबकि वो ट्रांसफर डीड के माध्यम से होता है। दूसरा है वाहक ऋण पत्र, यानी कि ये जो ऋण पत्र हैं, प्रमाण पत्र हैं, जिस किसी भी व्यक्ति के पास होंगे वही इनका मालिक होगा और निश्चित तिथि पर ब्याज का भुगतान भी उसी व्यक्ति को किया जाएगा जिसके पास ये ऋण पत्र हैं। इनको बेचने के लिए कोई भी ट्रांसफर डीड की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये इस तरह के ऋण पत्र हैं जिनका कंपनी की पुस्तकों में किसी का नाम दर्ज नहीं है। दूसरा आपके पास है शोधन के आधार पर ऋण पत्र, ऑन दी बेसिस ऑफ द रिडेम्पशन, यानी कि शोधन भुगतान के आधार पर। इसमें पहला है शोधनीय ऋण पत्र, रिडीमेबल डिवेंचर्स, ऐसे ऋण पत्र जिनका कंपनी एक निश्चित समय के पश्चात भुगतान कर देती है, शोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। दूसरा है अशोधनीय ऋण पत्र, इररिडीमेबल डिवेंचर्स, ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान सामान्यतया कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है, इनका भुगतान कंपनी के समापन पर ही होता है। ऐसे ऋण पत्रों को निरंतर ऋण पत्र भी कहते हैं, परपेचुअल डिवेंचर्स भी कहते हैं। तीसरा है परिवर्तनशीलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वर्जन, यानी कि यदि ऋण पत्रों का कन्वर्जन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किसमें? सामान्य अंशों में, समता अंशों में। तो ये आपके भी दो तरह के हैं, परिवर्तनीय ऋण पत्र, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, ऐसे ऋण पत्र जिन्हें कंपनी एक निश्चित समय पश्चात अंशों या नए ऋण पत्रों में बदल देती है, परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। कंपनी यदि संपूर्ण ऋण पत्र का परिवर्तन करती है तो इसे पूर्णतः परिवर्तनशील ऋण पत्र कहा जाता है। यदि ऋण पत्र के किसी एक भाग का ही परिवर्तन करती है तो इसे अंशतः परिवर्तनशील ऋण पत्र कहा जाता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार निर्गमन की तिथि से 36 माह यानी 3 वर्ष के भीतर इनका परिवर्तन हो जाना चाहिए। यदि निर्गमन के 3 वर्षों के बीच में इनका परिवर्तन नहीं होता है तो वो आपके अपरिवर्तनीय ऋण पत्र हो जाएंगे, यानी कि उनका कन्वर्सन नहीं हो पाएगा। दूसरा है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, ऐसे ऋण पत्र जिनका किसी भी प्रकार की प्रतिभूति में परिवर्तन नहीं किया जाता है, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं, यानी कि जिनको ना तो सामान्य अंशों में ना नए ऋण पत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसे ऋण पत्र अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाएंगे। चौथा है सुरक्षा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, पैसा सुरक्षित है या नहीं। एक हैं आपके पहले सुरक्षित ऋण पत्र, सिक्योर्ड डिवेंचर्स, ऐसे ऋण पत्र जिनके पास कंपनी ने कोई प्रतिभूति प्रभार के रूप में रखी हुई है, सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। ऐसे प्रभार स्थिर व चल दोनों हो सकते हैं। स्थिर से तात्पर्य है कि कंपनी निश्चित संपत्तियों को ऋण पत्रधारियों को भुगतान हेतु अलग से रख देती है। ऐसी संपत्तियों को ऋण पत्रधारियों की सहमति के बिना कंपनी हस्तांतरित नहीं कर सकती है, जबकि दूसरे प्रकार के जो चल प्रभार वाले फ्लोटिंग चार्जेस के अंतर्गत
कोई भी विशिष्ट संपत्ति ऋण पत्रधारियों के लिए अलग से सुरक्षित नहीं रखी जाती है। कंपनी जिन संपत्तियों का क्रय करती है इनमें जुड़ती जाती हैं, वह जिन्हें बेच देती है वह हटती जाती हैं चल प्रभार के अंतर्गत। अंतिम और पांचवा है असुरक्षित, चौथे में ही है असुरक्षित या नकदी ऋण पत्र, यानी कि अनसिक्योर्ड और नैक्ड डिवेंचर्स। ऐसे ऋण पत्र जिन पर कोई भी संपत्ति गिरवी या प्रभार स्वरूप नहीं रखी जाती है असुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। अर्थात ऐसे ऋण पत्र जिनके पास कोई भी संपत्ति किसी भी तरह की सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखी हुई है वो आपके नैक्ड या असुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। अंतिम है आपका ब्याज दर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट रेट। 31 जुलाई 1991 तक ऋण पत्रों की ब्याज की दर पर सरकार का प्रतिबंध था, किंतु इसके पश्चात ये प्रतिबंध हटा दिया गया है। अतः अब ब्याज दरों के आधार पर ऋण पत्रों को दो तरह के आपके हो सकते हैं। एक तो निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र, फिक्स रेट इंटरेस्ट डिबेंचर्स, ऐसे ऋण पत्र जिन पर ब्याज की दर ऋण पत्रों के निर्गमन करते समय ही निर्धारित कर दी जाती है और जो इनके शोधन तक यानी भुगतान तक रहती है। बाजार में आपकी कोई भी प्रचलित ब्याज की दर कम ज़्यादा होती है उस पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो आपकी दर पूर्व में निर्गमन के समय निर्धारित हो गई थी उसी दर से इनको ब्याज का भुगतान किया जाएगा। शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र हैं जिन पर ब्याज बिल्कुल नहीं दिया जाता है। शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र कहलाते हैं। ऐसे ऋण पत्र या तो अधिकतम बट्टे पर निर्गमित होते हैं या अंशों में परिवर्तनशील। इन अंशों को कंपनी बाजार दर से कम दर पर निर्गमित करती है। ये शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार से ऋण पत्रों के प्रकार जो हैं वो आपके 5 तरह के हो गए। स्वामित्व के आधार पर, शोधन के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर और ब्याज दर के आधार पर। एक टॉपिक और है अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है, क्योंकि पूर्व के अध्याय में आपको ये बताया जा चुका है कि अंश क्या है और अब आपको बता दिया गया है ऋण पत्र क्या है। इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होगा? तो अंतर का जो आधार है आपका हिस्सा से तात्पर्य है कि जो आपकी दीर्घकालीन पूंजी है उसमें ये अंश जो है वो पूंजी का हिस्सा कहलाती है, यानी कि स्वामी कहलाते हैं वो। जबकि ये ऋण पत्र है, ऋण पत्र आपकी ऋण की स्वीकृति है, वो आपकी अंश पूंजी की स्वीकृति है, ये ऋण की स्वीकृति है। स्थिति के आधार पर अपन देखें, ये जो अंश है उसमें अंशधारक की स्थिति होती है, यानी अंशधारी कहलाता है, और ऋण पत्र जो है वो ऋण पत्रधारी कहलाता है। स्वामित्व के आधार पर अंतर देखें तो ये अंशधारी जो है कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी ऋणदाता होते हैं, उन्होंने ऋण प्रदान किया है। और चौथा जो अंतर का आधार है लाभांश एवं ब्याज, यानी कि अंश जो हैं इन पर लाभांश का भुगतान किया जाता है और ऋण पत्रधारियों को ब्याज का भुगतान किया जाता है। लाभांश का भुगतान उसी दशा में किया जाता है जबकि कंपनी के पास लाभ होंगे, लाभ की स्थिति होगी, और ब्याज का भुगतान आपको हमेशा ही किया जाएगा चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। समापन पर जो
भुगतान करना है। यदि किन्हीं कारणों से कंपनी का समापन हो जाता है तो ऋण पत्रधारियों को भुगतान करने के बाद अंशधारियों को भुगतान किया जाएगा यदि कुछ बचता है तो। और अंशधारियों को भुगतान करने से पहले ऋण पत्रधारियों को भुगतान किया जाता है। लेखांकन के दृष्टिकोण से भी देखें तो लाभ, अंशों पर लाभ का बंटवारा है, इसलिए इसको अपन लाभ हानि अंतिम खातों में लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाते हैं। और जबकि आपका ऋण पत्रों पर ब्याज है, हर हाल में आपको देना है, लाभों का बंटवारा नहीं है, खर्चा है, इसलिए हम इसको लाभ हानि खाते में दिखाते हैं, यानी कि इनकम टैक्स काटने से पहले। तो ये आपके अंश और ऋण पत्र में अंतर हुआ। इस प्रकार से ये आपका आज का जो टॉपिक है वो आपका ख़त्म हुआ। अगले टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि ऋण पत्रों का निर्गमन किस तरह से किया जाएगा, उनके संबंध में क्या क्या प्रविष्टियाँ होंगी, वो अगले चैप्टर में। तब तक धन्यवाद। आप इसका रिवीजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।